स्वागत। आज हम झारखंड की एक गहरी और विस्तृत पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो झारखंड विरासत और विकास 2025 शीर्षक वाले दस्तावेज से लिए गए कई सारे इन्फोग्राफिक्स का एक संग्रह है। नमस्कार। और ये इन्फोग्राफिक्स मिलकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहते हैं। एक तरफ तो समृद्ध आदिवासी विरासत है, जंगल हैं, झरने हैं, और दूसरी तरफ देश के 40% खनिज, हाइड्रोजन प्लांट और 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा सपना। बिल्कुल, यही द्वंद्व, यही ड्युअलिटी आज की हमारी पड़ताल के केंद्र में है। हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि झारखंड अपनी पहचान की जड़ों को सींचते हुए भविष्य की ऊंची उड़ान भरने की तैयारी आखिर कर कैसे रहा है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और देखते हैं कि विरासत और विकास की ये दो पटरियां साथ साथ चलती हैं या कहीं टकराती हैं। शुरुआत इसकी बुनियाद से करते हैं। हाँ, सबसे पहले बुनियादी बातें। एक इन्फोग्राफिक हमें एक नज़र में झारखंड दिखाता है। राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये तारीख बहुत सोच समझकर चुनी गई है। 15 नवंबर महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। तो राज्य के गठन को उनसे जोड़ना ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था। तो ये एक तरह का ऐलान था, एक स्टेटमेंट। हाँ, आप कह सकती हैं। ये एक ऐलान है कि इस राज्य की पहचान और इसकी आत्मा यहाँ की आदिवासी विरासत से जुड़ी है। यहीं से राज्य के किरदार की बुनियाद रखी गई। ये सिर्फ बिहार से अलग हुआ एक भूभाग नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान की स्थापना थी। और इस पहचान का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की जमीन और प्रकृति है। हमारे पास एक नक्शा है जिसमें यहाँ की नदियां दिखाई गई हैं। सबसे पहला नाम आता है दामोदर नदी का, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। 592 किलोमीटर लंबी। और ये नाम बंगाल का शोक यही इसके दोहरे चरित्र को दिखाता है। एक तरफ ये उद्योगों और कोयला खदानों की जीवन रेखा है, तो दूसरी तरफ इतिहास में ये अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती रही है। ये नदी विकास और विनाश दोनों की कहानी कहती है। और एक नदी है स्वर्ण रेखा, मतलब सोने की रेखा। क्या इसमें सच में सोना मिलता था? कहानियां तो यही कहती हैं कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते थे। ये नाम ही इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों की ओर एक सदियों पुराना इशारा है। अच्छा, और इसकी एक और खासियत है कि ये स्वतंत्र रूप से बहती है। मतलब ये किसी दूसरी बड़ी नदी में नहीं मिलती, बल्कि सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कमाल है। नदियों के अलावा यहाँ झरने और पहाड़ भी हैं। लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो राज्य का सबसे ऊंचा झरना है, और पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर जी भी कहते हैं, जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। सही कहा। और कुछ जगहों के नाम तो इतने काव्यात्मक हैं कि उनकी खूबसूरती का अंदाजा वहीं से हो जाता है। जैसे सरांडा वन, जिसका मतलब है 700 पहाड़ियों का घर। वाह। या नेतरहाट, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। ये नाम बताते हैं कि प्रकृति यहाँ सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि लोगों की चेतना का हिस्सा है। और इस प्रकृति की छाप यहाँ की संस्कृति पर भी गहरी दिखती है, खासकर यहाँ के लोक नृत्यों में। हमारे पास एक इन्फोग्राफिक है जो इस पर रोशनी डालता है। सबसे पहले छऊ नृत्य, सरायकेला शैली वाला। छऊ सिर्फ एक नृत्य नहीं, वो एक पूरा अनुभव है। उसमें मुखौटे होते हैं, मार्शल आर्ट्स का जोश होता है, और पौराणिक कहानियां होती हैं। और इसकी अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इसे यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अच्छा। ये झारखंड की संस्कृति का वैश्विक चेहरा है। और एक नृत्य है पाइका। बताया गया है कि ये एक युद्ध कला शैली का नृत्य है, जिसे पुरुष तलवार और ढाल के साथ करते हैं। सुनने में बहुत ऊर्जावान लगता है। बिल्कुल। पाइका जैसे नृत्य समुदायों की मार्शल परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ बाहा जैसा पर्व है जो संथाल समुदाय मनाता है। इसमें साल के पेड़ की पूजा होती है। यह दिखाता है कि प्रकृति के साथ आदिवासी समाज का रिश्ता कितना गहरा और सम्मान का है। ये त्योहार, ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समुदाय की पहचान और इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये नृत्य और त्योहार दिखाते हैं कि यहाँ की संस्कृति जमीन और जंगल से कितनी गहराई से जुड़ी है। और विडंबना देखें कि इसी जमीन और जंगल के नीचे वो चीज दबी है जो इस संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। यानी राज्य की अकूत खनिज संपदा। बिल्कुल।
यहीं से झारखंड की कहानी का वो द्वंद्व शुरू होता है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अब आते हैं झारखंड की उस पहचान पर जो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ा अभिशाप भी, इसकी खनिज संपदा। इसे भारत का रूर कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि पूरी कहानी नहीं बताती। आंकड़ा कहता है कि देश का 40% खनिज यहीं से आता है। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब आप सोचिए, देश की फैक्ट्रियों और पावर प्लांट का लगभग आधा ईंधन इसी एक राज्य से आ रहा है। जर्मनी का रूर इलाका भी कोयले और स्टील के लिए मशहूर था, इसीलिए ये तुलना की जाती है। तो ये उपाधि इसके राष्ट्रीय आर्थिक महत्व को तो दिखाती है। हाँ, दिखाती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे स्रोत बताते हैं कि कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहते हैं। झरिया जो धनबाद में है वो देश का 33% कोयला देता है। सिंहभूम में एशिया के सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानों में से एक नुआ मुंडी है। घाटशिला में तांबा है, जादूगोड़ा में यूरेनियम। लिस्ट बहुत लंबी है और हर नाम के साथ विकास और विस्थापन की एक कहानी जुड़ी है। ये खनिज संपत्ति, जैसा मैंने कहा, एक दोधारी तलवार है। एक तरफ इसने देश को ऊर्जा दी है, उद्योगों को कच्चा माल दिया है और राज्य को राजस्व, लेकिन दूसरी तरफ इसके खनन ने बड़े पैमाने पर विस्थापन, प्रदूषण और सामाजिक संघर्षों को भी जन्म दिया है। इसी द्वंद्व को समझना ही झारखंड को समझना है। और यही सवाल कहीं न कहीं राज्य की राजनीति को भी शक्ल देते हैं। हाल ही में जो 2024 के विधानसभा चुनाव हुए, उनके नतीजों में भी इन मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। बिल्कुल। नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ है। कुल 81 सीटों में से 56 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं, जो कई पार्टियों का समूह है। और इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत रही जेएमएम, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे अकेले 34 सीटें मिली। सही। कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय जनता दल जैसी अन्य पार्टियों को मिलाकर बाकी सीटें मिली। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 21 सीटों से संतोष करना पड़ा और उनके सहयोगी दल एजेएसयू को 3 सीटें मिली। तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? ये आंकड़े दिखाते हैं कि जनादेश क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व के पक्ष में रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी ये सरकार एक मजबूत गठबंधन की सरकार है। और सरकार बनने के बाद जो बजट पेश हुआ, उसे एक खास नाम दिया गया है, आबुआ बजट 2025-26। कुल बजट 1,45,400 करोड़ रुपए का है। आबुआ संथाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हमारा। अच्छा, हमारा। हाँ, इस नाम का इस्तेमाल बजट को लोगों से जोड़ने और एक अपनेपन की भावना पैदा करने की कोशिश है। ये नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इस बजट में ऐसा कुछ खास है जो इसे वाकई लोगों का बजट बनाता है? इसमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। 10 ट्रिलियन का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी या शायद कुछ ज्यादा ही अवास्तविक, क्योंकि मौजूदा अर्थव्यवस्था और इस लक्ष्य के बीच जमीन आसमान का फर्क है। क्या इन दस्तावेजों में कोई ठोस रोड मैप नजर आता है कि यह होगा कैसे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये लक्ष्य केवल खनिजों के भरोसे तो हासिल नहीं किया जा सकता और शायद इसीलिए बजट का फोकस शिक्षा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों पर है। ये दिखाता है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कुछ बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान हुआ है। हाँ, जैसे मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और अबुआ आवास योजना, जिसके तहत 2027-28 तक 20 लाख पक्के घर बनाने का लक्ष्य है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। इनके अलावा अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा में 15 लाख तक का मुफ्त इलाज और किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी भी है। तो ये सारी योजनाएं? हाँ, ये योजनाएं सीधे सीधे आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है, जो किसी भी विकासशील राज्य के लिए नींव का काम करती हैं। सिर्फ योजनाएं ही नहीं, कुछ नई नीतियां भी बनाई गई हैं, जैसे छात्र शोध एवं नवाचार नीति 2025, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 और एमएसएमई एवं पर्यटन नीति 2023। हाँ, ये तीनों नीतियां उस 10 ट्रिलियन के लक्ष्य को साधने की कोशिश करती हैं। नवाचार नीति नॉलेज इकोनॉमी की बात करती है, खाद्य प्रसंस्करण नीति कृषि को उद्योगों से जोड़ने की बात करती है और पर्यटन नीति राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को कमाई का जरिया बनाने की बात करती है। तो एक सोची समझी रणनीति दिखती तो है, लेकिन इसका जमीन पर उतरना ही असली चुनौती होगी। मुझे इन दस्तावेजों में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई।
हम झारखंड को खनिज, जंगल, झरनों के लिए जानते हैं, लेकिन ये बीज वितरण में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ये तो बिल्कुल उम्मीद से परे है। आखिर खेती में इस टेक्नोलॉजी का क्या काम? ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर इसका असर जमीनी है। इसे ऐसे समझिए कि हर बीज के पैकेट को एक डिजिटल जन्मपत्री मिल जाती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। ओके। इससे यह पक्का हो जाता है कि सरकार जिस किसान को जो सब्सिडी वाला बीज दे रही है, वो उसी तक पहुंचे, बीच में कोई हेरफेर ना हो। अच्छा। ये खेती जैसे पारंपरिक काम में भविष्य की तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल है। वाह, ये सच में विरासत और विकास का संगम है। और भी कुछ उपलब्धियां हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को 9वां स्थान मिला है। ये शहरी स्वच्छता में सुधार का संकेत है, जो एक अच्छी बात है। हालांकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 14 स्थान बताता है कि न्याय प्रणाली को और सुगम और प्रभावी बनाने की जरूरत है। तो तस्वीर मिली जुली है। चर्चित चेहरों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी चुनाव एम्बेसडर बने। और एक और बड़ी खबर थी खेल जगत से, आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 65 लाख में खरीदा। साहित्य में भी सालगे हांसदा को संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेल और साहित्य में मिली यह पहचान दर्शाती है कि राज्य की प्रतिभा सिर्फ खदानों और कारखानों तक सीमित नहीं है। यह राज्य की एक सॉफ्ट पावर है, जो इसकी एक अलग और सकारात्मक छवि बनाती है। और अब अंत में भविष्य की तस्वीर क्या है? विजन 2030 के तहत एक बहुत बड़ी पहल का जिक्र है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट जमशेदपुर में लगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा और भविष्य की ओर देखने वाला कदम है। जमशेदपुर, जो भारत का स्टील शहर कहलाता है, अब हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, यह पारंपरिक भारी उद्योग से भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा तकनीक की ओर एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसके साथ ही देवघर और जमशेदपुर एयरपोर्ट का विस्तार और नई रेल लाइनों का भी जिक्र है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। और फिर वही बड़ा लक्ष्य, 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। तो ये विजन 3 स्तंभों पर खड़ा दिखता है: सस्टेनेबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास। हाइड्रोजन प्लांट, एयरपोर्ट, नई नीतियां, ये सभी उस 10 ट्रिलियन के पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बनाए गए रास्ते हैं। ये स्रोत दिखाते हैं कि राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और आधुनिक नीतियों के संगम से भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर झारखंड की एक बहुआयामी तस्वीर उभरती है। एक ऐसा राज्य जो अपनी गहरी आदिवासी जड़ों, समृद्ध संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर गर्व करता है, और साथ ही विकास, तकनीक और एक महत्वाकांक्षी आर्थिक भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बिरसा मुंडा की विरासत से लेकर ब्लॉकचेन तकनीक तक और छऊ नृत्य से लेकर हाइड्रोजन इंजन प्लांट तक सब कुछ इस राज्य की कहानी का हिस्सा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? स्रोत एक तरफ राज्य की देश की 40% खनिज संपदा पर निर्भरता दिखाते हैं, और दूसरी तरफ 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। भविष्य की यात्रा में झारखंड अपनी इस विशाल खनिज संपदा के खनन और अपनी अनोखी पारिस्थितिकी और आदिवासी विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे साधेगा? यही संतुलन शायद इसके सतत विकास की असली कुंजी होगी।